हेलो 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 दोस्तों, क्या हाल चाल क्या हाल चाल क्या हाल चाल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी 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 गुड। वेलकम टू वन शॉट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एक लेक्चर में कॉस्ट ऑफ कैपिटल के सारे कंसेप्ट को अपन कर देंगे खत्म, बोले तो खल्लास। गॉट इट एवरीवन। तो बहुत ही बढ़िया से अच्छे से अपन कॉस्ट ऑफ कैपिटल को करने वाले हैं, तो रेडी हो जाइए। तीन चीजें आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहला होना चाहिए आपके पास एक पेन, कम से कम एक, ठीक है, एक से ज़्यादा हो तो अच्छी बात है। दूसरा कॉपी और तीसरा कैलकुलेटर। सिर्फ सुनना नहीं है, अगर आप सुनेंगे तो कुछ चीज़ें दिमाग में जाएंगी, कुछ नहीं जाएंगी, पर आप जब मेरे साथ करेंगे तो दिमाग में एकदम बढ़िया से फिक्स हो जाएंगी चीज़ें। गॉट इट एवरीवन। तो अच्छे से बच्चों कॉपी निकाल लो, पेन निकाल लो और अपन शुरू करते हैं। आज का हमारा गोल है कि पहली बात तो सारे कंसेप्ट अपन कर लें, जितना हो सके सारे स्टडी मटेरियल क्वेश्चंस को अपन करें और कुछ मिसलेनियस टॉपिक को भी अपन डिस्कस कर लें, जिसके अंदर मैं ये बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है, जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं और जो आपको ध्यान रखना है। गॉट इट एवरीवन। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं प्यारे प्यारे बच्चों कि ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है, क्या समझने वाले हैं अपन। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मीनिंग क्या है। इन अ फर्म और कंपनी, in a firm or company, capital is like a blood. Capital is like a blood. कैपिटल मतलब फाइनेंस भी आप कह सकते हैं। इज लाइक अ ब्लड विच इज रिक्वायर्ड, विच इज रिक्वायर्ड टू रन द, टू रन द operations of a business, to run the operations of the business। सारे बिजनेस को अगर आपको चलाना है, सारे काम को अगर आपको करना है, तो फिर आपको कैपिटल की जरूरत है। टू रेज कैपिटल, अब कैपिटल को आप उठाने जाएंगे। टू रेज कैपिटल एंड टू फाइनेंस कैपिटल, कैपिटल को उठाना और कैपिटल के बदले पैसा देना, इज कॉल्ड cost of capital, which is the outflow for a firm or company। Got it everyone? टू रेज कैपिटल, कैपिटल को उठाने के लिए या फाइनेंस करने के लिए जो कॉस्ट इनकर होता है, कॉस्ट इनकर्ड टू, ये वर्ड लिख लीजिए आप साथ में, कॉस्ट इनकर्ड टू रेज कैपिटल या फाइनेंस कैपिटल, उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो कि हमारे लिए क्या बन जाता है बेटा, आउटफ्लो, जो कि हमारे लिए क्या बन जाता है, आउटफ्लो। अब आपको तो मालूम है बच्चों कैपिटल कितने टाइप के होते हैं। जितने टाइप के कैपिटल होंगे उतने ही टाइप के कॉस्ट होंगे, जितने टाइप के कैपिटल होंगे उतने ही टाइप के कॉस्ट होंगे। अब सबसे पहला कैपिटल आप सभी को पसंद है, पता है, वो है इक्विटी। तो इक्विटी का जो कॉस्ट होगा उसको बोलेंगे बच्चों अपन के ई। क्या बोलेंगे अपन, के ई। तो कॉस्ट को के से रिप्रेजेंट किया जाता है। डिबेंचर भी हमारा एक सोर्स ऑफ कैपिटल है और डिबेंचर का जो भी कॉस्ट होगा उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, के डी। क्या बोलेंगे उसको अपन, के डी। आप प्रेफरेंस शेयर से भी उठा सकते हो, आप जो पैसा है वो प्रेफरेंस शेयर से भी उठा सकते हो। अगर आपने प्रेफरेंस शेयर से पैसा उठाया तो उसको अपन क्या बोलेंगे, केपी। और रिटेन्ड अर्निंग यानी कि आपके पास जो प्रॉफिट पड़ा हुआ था आप उसको भी तो यूज कर सकते हो, उसको अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे बेटा, के आर ई। क्या बोलेंगे उसको अपन, के आर ई। क्या बोलेंगे उसको अपन बेटा, के आर ई। तो कैपिटल पांच तरीके के हो गए। सबसे पहला कैपिटल क्या हो गया बेटा, इक्विटी, फिर हो गया डिबेंचर, फिर हो गया प्रेफरेंस शेयर, फिर हो गया रिटेन्ड अर्निंग। इनके पर्टिकुलर कॉस्ट को अपन नाम क्या दिए, इक्विटी के कॉस्ट को अपन ने क्या बोला, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। डिबेंचर के अपन ने क्या बोला, केडी। प्रेफरेंस वाले को अपन ने क्या बोला, केपी। और रिटेन्ड अर्निंग वाले को अपन ने क्या बोला, के आर ई। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और स्टडी मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पहला टॉपिक है वो है बेटा डिबेंचर, यानी कि कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। तो डिबेंचर एक तरीका कैपिटल है जिसको उठाने के खर्चे को अपन क्या बोलते हैं, केडी। जिसके उठाने के खर्चे को अपन क्या बोलते हैं, केडी। अब डिबेंचर क्योंकि दो टाइप के होते हैं तो केडी के अंदर कैलकुलेशन भी दो टाइप का होता है। एक तो होता है बेटा रिडीमेबल
मेरे को मालूम है और भी टाइप पढ़े होंगे आपने कंपनी लॉ वगैरह में, लेकिन हमारे एफएम में दो ही टाइप है, एक है रिडीमेबल और दूसरा है बेटा इररिडीमेबल। अगर बच्चों रिडीम हो रहा है तो दो प्रकार के कॉस्ट आएंगे, एक तो इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा डिबेंचर में और दूसरा आपको रीपेमेंट करना पड़ेगा। एक तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, दूसरा रीपेमेंट करना पड़ेगा, दो दो खर्चे आएंगे। पर अगर इररिडीमेबल है तो रिडीम तो आप कभी करोगे ही नहीं। अगर क्योंकि आप रिडीम ही नहीं करोगे तो आपका सिर्फ एक ही टाइप का कॉस्ट यहाँ पे जाएगा, जिसको अपन क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट, जिसको अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट। क्या ये बात क्लियर हुई बच्चों? अब हम लोगों ने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ा हुआ है कि जब भी बेटा इंटरेस्ट होता है तो इंटरेस्ट से एक फायदा हम लोग को पहुंचता है कि इंटरेस्ट के वजह से हम लोग को टैक्स सेविंग हो जाती है। इंटरेस्ट के वजह से हम लोग को क्या हो जाती है बेटा, टैक्स सेविंग। तो भले ही कि इंटरेस्ट कॉस्ट है, इंटरेस्ट हमारे जेब से जा रहा है, पर इंटरेस्ट के जाने के वजह से हमारा टैक्स बच भी तो रहा है। इंटरेस्ट के जाने के वजह से लेकिन हमारा टैक्स बच भी तो रहा है, इसलिए पूरा का पूरा हमें नुकसान नहीं होता है। इसलिए हम लिखते हैं इंटरेस्ट वन माइनस टैक्स, क्योंकि हमारी कुछ क्या हो जाती है बच्चों, टैक्स की सेविंग हो जाती है। ये पूरा फॉर्मूला का जो मैं वो है ना, कि ये फॉर्मूला बना कैसे, वो मैं रेगुलर क्लास में पूरा डिस्कस करता हूँ। अभी के लिए तो बस आप इतना याद रखें, क्योंकि आपकी टैक्स सेविंग होती है इसलिए हम कॉस्ट में से उस टैक्स सेविंग वाले पार्ट को हटा देते हैं। तो हमारे पास क्या बचा बच्चों, इंटरेस्ट वन माइनस टैक्स। हमारे पास क्या बचा, इंटरेस्ट वन माइनस टैक्स। अब हमको जो मिलता है बच्चों, इंटरेस्ट तो हमारे जेब से गया, अब हमको जो मिलेगा उसे हम कहते हैं नेट प्रोसीड। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, नेट प्रोसीड। और किसी भी चीज को परसेंटेज में निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इंटू 100। किसी भी चीज को परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, इंटू 100। क्या ये बात समझ में आई? रिडीमेबल के केस में क्या होगा ये अपन थोड़ी देर बाद में डिस्कस करेंगे। एक साथ सारा फॉर्मूला बताऊंगा तो दिमाग में खिचड़ी पक जाएगी। ठीक है, धीरे धीरे करके समझते हैं। अब नेट प्रोसीड का मतलब क्या है बच्चों? नेट प्रोसीड का मतलब क्या है? इट इज द नेट इनफ्लो फॉर कंपनी। कंपनी के अंदर कितना बेसिकली पैसा आया, नेट इनफ्लो फॉर कंपनी। नेट प्रोसीड तीन तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है बच्चों। पहला है एट पार। एट पार यानी जो आपका फेस वैल्यू था वही आपका एफ यानी फेस वैल्यू, जितना आपका फेस वैल्यू था उतना ही आपका क्या बन जाएगा बच्चों, नेट प्रॉफिट। यानी जितना फेस वैल्यू में लिखा है आपने लोगों से उतना ही लिया। अगर बच्चों एट डिस्काउंट बोलेगा, क्या बोलेगा बच्चों, अगर एट डिस्काउंट बोलेगा, डिस्काउंट में अगर आप इशू कर रहे हो तो जितना भी फेस वैल्यू होगा उसमें से आपने कुछ डिस्काउंट सामने वाले को दिया होगा, यानी आपको थोड़ा सा पैसा कम मिलेगा। आपको थोड़ा सा पैसा यहाँ पे कम मिलेगा। प्रीमियम यानी हो सकता है मार्केट में आपकी वैल्यू बहुत अच्छी है, लोग आपको एक्स्ट्रा पैसा देने को रेडी हैं, तो उसको बोलते हैं प्रीमियम। तो जितना भी फेस वैल्यू होगा उसमें आप प्रीमियम को क्या करेंगे बच्चों, जोड़ देंगे। तब आपके पास क्या आ जाएगा, नेट प्रोसीड, एनपी यानी कि नेट प्रोसीड। अगली बात, कुछ फ्लोटेशन कॉस्ट होते हैं बच्चों। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब क्या होता है, वो कॉस्ट जो कि पैसा रेज करने में लगता है। कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस, पैसा रेज करने में जो लगता है उसको बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट को ऑलवेज डिडक्ट किया जाता है, ऑलवेज डिडक्ट किया जाता है, ऑलवेज डिडक्टेड फ्रॉम नेट प्रोसीड। इसको नेट प्रोसीड में से हमेशा माइनस किया जाता है, इसको नेट प्रोसीड में से हमेशा माइनस किया जाता है। गॉट इट एवरीवन? चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन से थोड़ा सा अपने को समझ में आएगा कि कैसे सॉल्व किया जाता है। ये आपके बुक का इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 1। एक देखिए एसके लिमिटेड है जिन्होंने 10,000 14% का डिबेंचर इशू किया। तो ये 14% जब भी डिबेंचर के सामने रेट होता है उसका मतलब होता है बेटा इंटरेस्ट। उसका मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट ऑफ 100 ईच। तो 100 हमारा क्या बन गया, फेस वैल्यू। 100 हमारा क्या बन गया, फेस वैल्यू। एट अ डिस्काउंट, डिस्काउंट को अपन क्या करते हैं बेटा, माइनस। डिस्काउंट को अपन क्या करते हैं, माइनस, तब जाके हमारे पास नेट प्रॉफिट आता है। डिबेंचर्स इरिडीमेबल है। कॉस्ट ऑफ इशू यानी ये बात कर रहा है किसकी, फ्लोटेशन कॉस्ट की। ये किसकी बात कर रहा है बेटा, फ्लोटेशन कॉस्ट की। फ्लोटेशन कॉस्ट कितना है, 2%। और टैक्स रेट कितना है, 50%। टैक्स रेट कितना है, 50%। आपको कैलकुलेट करने बोल रहा है बिफोर टैक्स, यानी अगर टैक्स नहीं है मान लो, टैक्स नहीं है मान लो, तो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना होगा।
अपन इस क्वेश्चन में ना बिफोर टैक्स भी करेंगे, आफ्टर टैक्स भी करेंगे, ताकि आपको बिफोर टैक्स बोले तो भी बन जाए, आफ्टर टैक्स बोले तो भी बन जाए। सबसे पहले बच्चों, सबसे पहले, हो सकता है कई लोग ना पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, इसलिए मैं थोड़ा स्लो जा रहा हूं। अगर आपने देखा हुआ है तो आप हल्का सा फास्ट करके चल सकते हैं। अब बच्चों देखो, फॉर्मूला सबसे पहले आप लिख लीजिए। फॉर्मूला हमारा क्या है सर? इररिडीमेबल बोला है तो इसका मतलब हुआ इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इनटू 100। अब हम लोग को सर इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट आपको बच्चों क्वेश्चन में देखेंगे तो 14% दिया हुआ है, तो 14% किसका लेते हैं? 14% हमेशा लेते हैं हम फेस वैल्यू का। 14% लेते हैं हम हमेशा फेस वैल्यू का। तो फेस वैल्यू कितना था बच्चों? ऊपर क्वेश्चन में लिखाया था ना मैंने, 14% ऑफ 100, तो कितना हो जाएगा बेटा? 14 रुपए। फेस वैल्यू मैंने आपको ऊपर लिखाया था ना, फेस वैल्यू कितना था बेटा? 100 रुपए। तो आपका इंटरेस्ट कितना आ गया? 14 रुपए। आपका टैक्स यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 50%। ठीक है। आपका नेट प्रॉफिट जब निकालना है तो नेट प्रॉफिट में इस बार जो केस है वो कौन सा वाला केस है बेटा? डिस्काउंट वाला केस है। कौन सा वाला केस है? डिस्काउंट वाला केस है। तो आपको डिस्काउंट में कैसे निकालना होता है? फेस वैल्यू माइनस करते हैं डिस्काउंट को। डिस्काउंट को क्या करते हैं? माइनस। प्रीमियम को क्या करते हैं? प्लस। डिस्काउंट को क्या करते हैं? माइनस। प्रीमियम को क्या करते हैं? प्लस। एक चीज और है, फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट में मैंने आपको क्या बताया था? इट इज ऑलवेज डिडक्टेड फ्रॉम नेट प्रोसीड। फ्लोटेशन कॉस्ट अगर आपको दिया हुआ है बेटा तो उसको हमेशा नेट प्रॉफिट से क्या करना? माइनस कर देना। क्या कर देना? माइनस कर देना। यानी यहां पे आपका फ्लोटेशन कॉस्ट जो होगा वो माइनस हो जाएगा। अब आपका फेस वैल्यू कितना है बेटा? 100। डिस्काउंट कितना है बेटा? 5%। ये 5% भी किसका लेंगे आप? 100 का ही लेंगे। और कॉस्ट कितना है? 2%। 2% भी आप किसका लेंगे? फेस वैल्यू यानी 100। हर चीज आपको फेस वैल्यू पे लेनी है। हर चीज बेटा आपको फेस वैल्यू पे लेनी है। तो ये हो जाएगा 100 माइनस 5 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 93। कितना हो जाएगा? 93। अब जरा फॉर्मूला में इसको डाल दिया जाए। इंटरेस्ट कितना है बेटा हमारा? 14। टैक्स कितना है? 1 माइनस 50% डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट कितना है? 93 इंटू 100। अब 1 माइनस 50% अगर आप कैलकुलेटर में करेंगे तो आंसर आएगा 0.5। 14 इंटू 0.5 डिवाइड बाय 93 इंटू 100। 14 इंटू 0.5 को अगर आप कैलकुलेटर में करेंगे तो आएगा 7। 7 डिवाइड बाय 93 इंटू 100। तो आपका आंसर हो जाएगा 7 डिवाइड बाय 93 इंटू 100। तो आपका आंसर हो जाएगा 7.52%। कितना हो जाएगा? 7.52%। चलिए बहुत बढ़िया। अब अगर आपको केडी निकालना है बिफोर टैक्स, ये तो हमने टैक्स के बाद निकाला, तो कोई टेंशन नहीं लेना, कोई गल नहीं है, एकदम इजी है। बस पूरे फॉर्मूला में बच्चों आप टैक्स को हटा दो, 1 माइनस टैक्स जो करते थे ना उसको हटा दो, बाकी पूरा क्वेश्चन एज इट इज सॉल्व कर लो। तो ये हो जाएगा 14 इंटरेस्ट डिवाइड बाय 93 इंटू 100। तो ये हो जाएगा 14 डिवाइड बाय 93 इंटू 100। तो ये हो जाएगा 15.05%। कितना हो जाएगा? 15.05%। आई बात आपको समझ? पक्का बेटा? तो इस तरीके से बच्चों कॉस्ट ऑफ डिबेंचर का क्वेश्चन आप करेंगे, अगर वो क्या होगा? अगर वो इररिडीमेबल होगा। क्या होगा बेटा? अगर वो इररिडीमेबल होगा। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब अपन चलते हैं हमारा अगले इलस्ट्रेशन की तरफ। अगला इलस्ट्रेशन जो है वो अपन सॉल्व करेंगे बच्चों रिडीमेबल डिबेंचर के केस में। रिडीमेबल डिबेंचर में मैंने आपको क्या बताया था? एक तो इंटरेस्ट वाला कॉस्ट तो आएगा ही आएगा, और आपका रिडम्पशन वाला भी आएगा। रिडम्पशन भी आपका एक कॉस्ट बन जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होगा? ध्यान से देखिए। इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स अपॉन एनपी। सर ये तो वही वाला फॉर्मूला हो गया। अब देखो अलग क्या है, देखो, अगर बच्चों में रिडम्पशन में आपसे पैसे ले रहा हूं, रिडम्पशन में आपको पैसा दे रहा हूं, तो बच्चों नेट एनपी से अगर कुछ ज्यादा है तभी तो मेरा कॉस्ट बनेगा, डिवाइडेड बाई एन प्लस आर वी अपॉन 2। इसका मतलब क्या हुआ? एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आज 2025 में मैंने आपसे 100 रुपए लिया। अगर मैंने आपसे 100 रुपए लिया तो इसको अपन बोलेंगे एनपी। जो मैं आपको 2030 में लौटाने वाला हूं 110 रुपए, जितना मैं आपको लौटाऊंगा उसको क्या बोलते हैं अपन? रिडीमेबल वैल्यू या मेच्योरिटी वैल्यू। रिडीमेबल वैल्यू या मेच्योरिटी वैल्यू।
यानी मैं आपसे 100 रुपए लूंगा और 5 साल बाद मैं आपको 110 रुपए दूंगा, यानी मैं आपको एक्स्ट्रा कितना दे रहा हूं? तो आप बोलोगे सर आरवी माइनस एनपी, यानी आपने 10 रुपए एक्स्ट्रा दिया। ठीक है, लेकिन ये 10 रुपए मेरे को एक बार में नहीं देना है, मुझे तो 5 साल बाद देना है, तो यानी हर साल का खर्चा कितना हो गया, इसलिए डिवाइड बाई एन। तो सर हर साल का खर्चा हो गया 2 रुपए। हर साल का खर्चा कितना हो गया बेटा? 2 रुपए। और क्योंकि अपन ने ऊपर आरवी लिया है, इसलिए नीचे भी अपन आरवी को लेकर क्या कर देंगे? एवरेज कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? एवरेज कर देंगे। क्या ये बात समझ में आई? इलस्ट्रेशन 3 देखिए, एक कंपनी है जो कि 10,000 10 ईयर्स, जब भी आपको इस तरीके का नंबर ऑफ ईयर्स दिया हो, बच्चों जब भी आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स दिया हो या रिडम्पशन वर्ड इस्तेमाल कर रहा हो, तो समझ जाना वो रिडीमेबल वैल्यू की बात कर, रिडीमेबल डिबेंचर की बात कर रहा है। तो ये जो नंबर ऑफ ईयर्स वगैरह अगर दिया होगा ना, तो समझ जाना कि बच्चों ये जो है आपका रिडीमेबल डिबेंचर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका एन सामने आ गया, एन कितना हो गया आपका? 10। 8% का डिबेंचर है, 8% का डिबेंचर है, तो ये हमारा इंटरेस्ट बन गया। 100 रुपये हमारा क्या बन गया? फेस वैल्यू। 4% का क्या है? डिस्काउंट। तो ये अपन यूज करेंगे नेट प्रॉफिट में। आगे बोल रहा है रिडीम होगा 10 साल के बाद 5% के प्रीमियम में। ठीक है, तो ये हमारे आरवी में काम आएगा और डिस्काउंट वाली बात हमारे एनपी में काम आएगा। कॉस्ट ऑफ इशू यानी हमारा फ्लोटेशन कॉस्ट बन गया 2%। टैक्स आपको दिया है 50%। एक एक करके सारी बातें लिख लेते हैं। इंटरेस्ट हमारा कितना हो जाएगा बच्चों? 100 रुपए का 8% यानी कि 8 रुपए। नेट प्रॉफिट हमारा कितना हो जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों? नेट प्रॉफिट हमारा कितना हो जाएगा? तो नेट प्रॉफिट के लिए आप क्या बोलोगे? सर जितना फेस वैल्यू था, फेस वैल्यू में डिस्काउंट को माइनस करेंगे और फ्लोटेशन कॉस्ट को भी क्या कर देंगे? माइनस। यानी 100 रुपए में जो हमारा डिस्काउंट है, डिस्काउंट कितना है बेटा? 4%। तो 4 रुपए माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट 2 रुपए माइनस, तो ये हो जाएगा 94। ये हो जाएगा 94। अगर मैं बात करूं रिडीमेबल वैल्यू की, तो बोल रहा है रिडीम होगा 5% के प्रीमियम पे। 5% के प्रीमियम पे यानी फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो 5% का प्रीमियम है, तो 100 में 5 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 105। कितना हो जाएगा बेटा? 105। टैक्स आपको कितना दिया हुआ है? 50% का। सर आपने आपने फ्लोटेशन कॉस्ट तो माइनस ही नहीं किया। बेटा मैंने क्या बोला था? फ्लोटेशन कॉस्ट रेज करते समय होता है, फ्लोटेशन कॉस्ट रेज करते समय होता है, यानी सिर्फ एनपी से माइनस होगा, उसका आरवी से कोई लेना देना नहीं है, उसका आरवी से कोई लेना देना नहीं है। अब इसको बेटा फॉर्मूला में डाल दो। इंटरेस्ट आपका 8 है, टैक्स आपका 50% है, आरवी आपका 105 है, एनपी आपका 94 है, नंबर ऑफ ईयर्स आपका 10 है, 10 साल के लिए है। अगेन 105 प्लस 94 डिवाइडेड बाई 2। परसेंटेज में लाने के लिए हमेशा क्या करते हैं बच्चों? अपन इंटू 100। अब ये हो जाएगा 8 इंटू 0.5, इधर हो जाएगा 105 माइनस 94 यानी 11, 11 डिवाइड बाई 10 यानी ये हो जाएगा 1.1, है ना? सही किया ना? हाँ। और ये नीचे हो जाएगा 105 प्लस 94 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 99.5 इंटू 100। 8 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा बच्चों? 0.5 कहाँ से आया? 1 माइनस 50% करके, 1 माइनस 50% करके, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1.1 डिवाइड बाई 99.5 इंटू 100। So this will be 5.1 divided by 99.5 into 100. So this is प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी 5.125%। कितना आ रहा है? 5.125%। क्या ये बात आपको समझ में आई? तो आपको थोड़ा थोड़ा हिंट लेना है बच्चों। अगर आपको क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है तो आप समझ जाना ये जो क्वेश्चन है ये आपका रिडीमेबल डिबेंचर का क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ नहीं है, कोई टाइम वगैरह नहीं दिया हुआ या इरिडीमेबल वर्ड ही इस्तेमाल कर दिया, तो समझ जाना इरिडीमेबल डिबेंचर का है, उसके हिसाब से फॉर्मूला को लगाना। फॉर्मूला कौन सा लगाना है ये बहुत ज़रूरी है, तो एकदम ध्यान से आप लोग बनाना और सही जगह पे सही फॉर्मूला को लगाना। गॉट इट एवरीवन? क्लियर हुआ? अब आ जाते हैं अपन अगले चीज़ पे। अगला इलस्ट्रेशन जो है हमारा, अगर आप देखो ये प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड। और मैंने इसको प्रेफरेंस शेयर के लिए भी लिया है और यहाँ पे ना अदर एक्सपेंसेस अमाउंट में है, बाकी सब परसेंटेज में, उसके लिए भी लिया हूँ। आपको बच्चों अच्छे से पता होगा कि जिस तरीके से डिबेंचर 2 टाइप का होता है, प्रेफरेंस शेयर भी बच्चों 2 टाइप का होता है। प्रेफरेंस शेयर भी 2 टाइप का होता है, एक होता है आपका रिडीमेबल और दूसरा होता है आपका इररिडीमेबल।
अगर मैं बात करूं इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की, तो वहां पे आपके पास क्या होता है, जैसे डिबेंचर में इंटरेस्ट होता है वैसे प्रेफरेंस में क्या होता है बेटा, प्रेफरेंस डिविडेंड। क्या होता है बेटा, प्रेफरेंस डिविडेंड, जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं पीडी। पर जैसे डिबेंचर में टैक्स सेविंग होता है, प्रेफरेंस में कोई टैक्स सेविंग नहीं होता, इसलिए फॉर्मूला बन जाता है पीडी अपॉन एनपी इंटू 100। और अगर रिडीमेबल है तो रिडीमेबल वाले केस में बच्चों फॉर्मूला बिल्कुल हुबहू सेम, पीडी प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन होल डिवाइडेड बाई आरवी प्लस एनपी अपॉन 2 इंटू 100, यानी बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला जैसा भी अपन ने डिवेंचर के केस में देखा। अब इस क्वेश्चन में आइए, 8% आपको बोल रहा है तो वो क्या होगा आपका इंटरेस्ट, 100 रुपए आपका क्या होगा फेस वैल्यू। फ्लोटेशन कॉस्ट अगर आप देखें तो 2%, 1% और अदर एक्सपेंस है 5,000। अब ये जो 5,000 है यानी कि बाकी तो परसेंटेज में, पर ये जो अमाउंट है अदर एक्सपेंस का वो तो परसेंटेज में नहीं है, तो उसको परसेंटेज में लाना पड़ेगा, उसको परसेंटेज में लाना पड़ेगा। तो जितना भी खर्चा हुआ उसको आप डिवाइड कर दीजिए कैपिटल से, उसको डिवाइड कर दीजिए कैपिटल से। कितना पैसा हम उठा रहे हैं, कितना पैसा हम उठा रहे हैं। सर आप 10,000 शेयर इशू करोगे 100 रुपए का, 10,000 आप शेयर इशू करोगे 100 रुपए का, तो आप 10,000 इंटू 100 इतना रुपए आप उठा लोगे, और परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए इंटू 100, तो ये हो जाएगा बेटा 0.5%। कितना हो जाएगा बेटा 0.5%, क्योंकि आप 5,000 रुपये उठा रहे हो 10 लाख रुपए के लिए, 5,000 रुपये आपका खर्चा हो रहा है 10 लाख रुपए के लिए, यानी परसेंटेज वाइज से कितना हो गया 0.5, परसेंटेज वाइज से कितना हो गया 0.5। तो अब फ्लोटेशन कॉस्ट कितना हो जाएगा, अंडर राइटिंग कमीशन भी फ्लोटेशन कॉस्ट होता है, ब्रोकरेज भी फ्लोटेशन कॉस्ट होता है, अदर एक्सपेंस भी हमने परसेंटेज में निकाल लिया। तो 2%, 1% और ये आधा परसेंट, कुल मिला के कितना हो जाएगा बच्चों 3.5%, कुल मिला के कितना हो जाएगा 3.5%। तो फ्लोटेशन कॉस्ट आपका आ गया 3.5%। क्या बोल रहा है, कंपनी टैक्स पे करती है 50% के हिसाब से, आप आफ्टर टैक्स भी निकाले बिफोर टैक्स भी निकाले, वैसे ये लॉजिकली ठीक नहीं है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर सिर्फ और सिर्फ मतलब कि बिफोर टैक्स होता है, आफ्टर टैक्स होता ही नहीं है, तो ये गलत है। वैसे आखिरी में डिविडेंड का टैक्स दिया हुआ है जिसका कोई यहाँ पे रोल नहीं है, जिसका कोई यहाँ पे रोल नहीं है। अब बेटा अगर पूरे क्वेश्चन को अगर आप देखो तो क्या पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी टाइम का कुछ मेंशन है क्या, टाइम का मेंशन नहीं है। अगर टाइम का मेंशन नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, ये इररिडीमेबल डिबेंचर है। क्या है बेटा, ये इररिडीमेबल डिबेंचर। तो प्रेफरेंस डिविडेंड, मैंने गलती से इंटरेस्ट लिख दिया यहाँ पे, डिबेंचर पढ़ा के आ रहा हूँ ना तो इंटरेस्ट रह गया मन में। ये 8% क्या होगा बेटा, प्रेफरेंस डिविडेंड। ये 8% क्या होगा, प्रेफरेंस डिविडेंड। तो 100 रुपए का 8% यानी कि 100 रुपए का 8%, यानी मेरा प्रेफरेंस डिविडेंड कितना हो जाएगा बेटा 8 रुपए। मेरा प्रेफरेंस डिविडेंड कितना हो जाएगा 8 रुपए, 8% ऑफ 100, 8 रुपए। नेट प्रॉफिट मेरा कितना होगा, अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन में ना डिस्काउंट बोला है ना प्रीमियम बोला है, कुछ नहीं, तो फेस वैल्यू में सिर्फ एक चीज माइनस होगा, फ्लोटेशन कॉस्ट। फेस वैल्यू 100 है, फ्लोटेशन कॉस्ट हमारा 3.5% है, तो ये हो जाएगा 96.5। फॉर्मूला में डालते हैं तो केपी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कितना आ रहा है बच्चों फिर 8 रुपए का, 8 रुपए का प्रेफरेंस डिविडेंड, 96.5 का आपका क्या नेट प्रॉफिट इंटू 100, तो 8 डिवाइड बाई 96.5 इंटू 100, ये हो जाएगा 8.29%। ये हो जाएगा बच्चों 8.29%। क्या ये बात क्लियर हुई। अगर आपको मान लीजिए रिडीमेबल दिया होता तो टाइम होता और आपको रिडीमेबल वैल्यू की फिर इंफॉर्मेशन देगा और उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर हुआ। एक एग्जांपल करा दूं रिडीमेबल का भी, खाली खाली लगेगा ना अगर नहीं कराऊंगा तो। मान लो 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशूड at 3% discount for 6 years, which will be redeemed at 3% premium. Calculate KP। अब अगर आप नोटिस करो बच्चों तो मैंने यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 6 साल दिया हुआ है, तो अब यहाँ पे रिडीमेबल वाला फॉर्मूला लगेगा। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है, अच्छा कुछ ना बोले तो फेस वैल्यू को हमेशा आप अज्यूम करते हैं 100।
अगर क्वेश्चन में कभी ऐसा आए कि कुछ ना बोला हो तो 100 ही एज्यूम करना, प्रेफरेंस और डिबेंचर के केस में। तो 6% का 100, 100 का 6% कितना हो जाएगा, 6 रुपये। नेट प्रॉफिट के लिए क्या बोल रहा है, 3% के डिस्काउंट पे वो इशू हो रहा है, तो 100 माइनस 3% का डिस्काउंट, तो 100 माइनस 3% का डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 97। अब क्या बोल रहा है, कितने साल बाद आप रिडीम करेंगे, 6 साल, तो एन हो गया 6 साल। रिडीम करेंगे कितने पे, 3% के प्रीमियम पे, तो 3% को आप मिला दीजिए, तो रिडीमेबल वैल्यू कितना बन गया बेटा, 103। फॉर्मूला लगाते हैं, पीडी हमारा कितना है, 6 प्लस आरवी माइनस एनपी डिवाइडेड बाई एन यानी कि 6 होल डिवाइडेड बाई आरवी प्लस एनपी अपॉन 2 परसेंटेज के लिए इंटू 100। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, तो आपका आंसर आ जाएगा 7%। आपका आंसर आ जाएगा 7%। गॉट इट एवरीवन? आराम से इसको आप रोक के कैलकुलेशन कर लीजिएगा। 103 माइनस 97 6 होता है, 6 डिवाइड बाई 6 आपका हो जाएगा 1। 103 प्लस 97 होता है 200, 200 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 100। गॉट इट? चलिए अब अपन आते हैं बच्चों कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी को निकालने के कुल मिला के कई सारे मेथड हैं, पर 4 मेथड को माना जाता है। सबसे पहला होता है बेटा CAPM। सबसे पहला मेथड होता है CAPM। CAPM में के कैसे आता है, RF प्लस बीटा RM माइनस RF करके। यहां पे RF का मतलब होता है बेटा रिस्क फ्री रेट, यहां पे RF का मतलब है रिस्क फ्री रेट। बीटा होता है बेटा सेंसिटिविटी ऑफ मार्केट विथ स्टॉक, और RM का मतलब होता है बेटा रिटर्न ऑफ मार्केट। RM का मतलब होता है रिटर्न ऑफ मार्केट। क्लियर हुआ? दूसरा होता है बच्चों डिविडेंड अप्रोच, अगला होता है अर्निंग अप्रोच, और उसके बाद होता है बेटा डिविडेंड ग्रोथ अप्रोच। उसके बाद होता है बेटा डिविडेंड ग्रोथ अप्रोच। तो धीरे धीरे करके करेंगे। अभी सबसे पहला हम लोग जो करेंगे वो CAPM वाला करेंगे, जो कि हमारे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको निकालना है, RF रिस्क फ्री रेट, RF आपको दिया हुआ है कितना, 10%। मार्केट का रिटर्न जो है वो कितना है आपका 18%, और बीटा आपको दिया हुआ है कितना 0.5। बीटा को इस तरीके से लिखा जाता है। तो क्या आप यहाँ पे बच्चों इस सॉल्यूशन में क्या आप के निकाल सकते हो, तो के कैसे निकलता है, RF प्लस बीटा RM माइनस RF। तो RF यहाँ पे कितना है 10%, बीटा यहाँ पे कितना है बेटा 0.5, RM कितना है 18% माइनस RF 10%। तो ये अगर आप करेंगे, ये अगर आप करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 10% प्लस 0.5 इंटू 8%, 10% प्लस 0.5 इंटू 8 4%, तो ये हो गया आपका 14%, और ये आपका के आ गया। कुछ नहीं, आपको फॉर्मूला दिया हुआ रहेगा, फॉर्मूला के अंदर बस आपको चीज़ों को डालना है, अपने आप आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों? एक रिवीजन के तौर पे चल रहा है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आप लोग एकदम ही फ्रेश बैठे हैं, ऐसा मान के मैं नहीं चल रहा हूँ। चलो इसके बाद आपका आता है डिविडेंड अप्रोच। डिविडेंड अप्रोच की बच्चों अगर मैं बात करूं तो डिविडेंड अप्रोच के अंदर बहुत ही सिंपल है, के ही निकलता है आपका DPS अपॉन MPS इंटू 100 करके, DPS अपॉन MPS इंटू 100 करके। क्वेश्चन में आपको DPS डिविडेंड पर शेयर आपको दिया हुआ होगा, MPS यानी मार्केट प्राइस पर शेयर आपको दिया हुआ होगा, दोनों को डिवाइड करके इंटू 100 कर देना है, दोनों को डिवाइड करके इंटू 100 कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। लॉजिक क्या है सर, क्योंकि हमने जितना पैसा दिया वो मार्केट प्राइस पर शेयर है, और हमको जो मिला वो हमारा डिविडेंड है। क्वेश्चन देखिए, एसके लिमिटेड 20,000 इक्विटी शेयर इशू कर रहा है 100 ईच, मार्केट प्राइस 160, डिविडेंड है 8, के आपको निकालना है। तो के का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू 100। तो डिविडेंड कितना दिया है 8, मार्केट प्राइस दिया है 160 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 5%। ये कितना हो जाएगा बेटा 5%। अगर आपको क्वेश्चन में बोले डिविडेंड ग्रोथ अप्रोच, अगर आपको क्वेश्चन में बोले डिविडेंड ग्रोथ अप्रोच, तो डिविडेंड ग्रोथ अप्रोच में आप क्या करेंगे, ग्रोथ को इसमें अलग से ऐड करते हैं, ग्रोथ को आप इसमें अलग से ऐड करते हैं।
तो के विल बी इक्वल टू डीपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100, और अलग से आप ग्रोथ ऐड करते हैं तो प्लस हो जाता है आपका ग्रोथ। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपका डीपीएस है 10, डिविडेंड पर शेयर आपका 10, मार्केट प्राइस पर शेयर है 150, ग्रोथ आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 8%, और आपको बोल रहा है के ई निकालो। तो अब क्या करेंगे बेटा, अब क्या करेंगे, तो के ई विल बी इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू 100 करेंगे, और अलग से इसके अंदर ग्रोथ को मिला देंगे। तो डिविडेंड पर शेयर कितना है 10, मार्केट प्राइस कितना है 150, इंटू 100 कर दो, और प्लस कर देना ग्रोथ जो कि कितना है 8% का। तो 10 डिवाइड बाई 150 इंटू 100, प्लस इसमें 8 जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 14.66%। क्लियर हुआ सभी को। अब इसके बाद आता है बच्चों चौथा और आखिरी, अर्निंग अप्रोच। अर्निंग अप्रोच के केस में आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला में डिविडेंड पर शेयर की जगह अर्निंग पर शेयर आपको डाल देना है। डिविडेंड पर शेयर की जगह आपको अर्निंग पर शेयर आपको डाल देना है, और बाकी सारी चीजें सेम। यहाँ पे ईपीएस का मतलब क्या है बेटा, अर्निंग पर शेयर। यहाँ पे ईपीएस का मतलब क्या है बेटा, अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर। क्या ये बात क्लियर हुई? ठीक है, कुछ क्वेश्चन इसका दिया है क्या? एक सेकंड, नहीं क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको इसका भी एक क्वेश्चन करा देता हूं। एग्जाम्पल अगर वो आपको बोलेगा ईपीएस है 25 रुपए का, मार्केट प्राइस है 200 रुपए का, आप कैलकुलेट करिए के। तो बहुत सिंपल हो जाता है ना, के विल बी इक्वल टू जितना आपको ईपीएस दिया है डिवाइडेड बाय जितना आपको एमपीएस दिया है इंटू 100, और आपका आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा बेटा 12.5%। कितना हो जाएगा, 12.5%। अब आगे आ जाइए, अपन अगले टॉपिक पे चलेंगे जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, यानी कि KRE। कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग एक्चुअली बच्चों के से ही निकल के आता है। तो इसका जो फॉर्मूला है बच्चों, ये बहुत हद तक डिविडेंड अप्रोच जैसा दिखता है। डीपीएस अपॉन एमपीएस, 2-3 एडजस्टमेंट बस इसमें आपको अलग से करने होंगे। जैसे सबसे पहला 1 माइनस ब्रोकरेज आप करेंगे, क्योंकि जब आपको डिविडेंड मिलेगा तो डिविडेंड लेने के लिए आपने जो शेयर ब्रोकर होगा, ब्रोकर को आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा। तो ब्रोकरेज आपको मिलेगा नहीं, तो ब्रोकरेज को माइनस कर दो। अगर मान लीजिए कि आपके ऊपर जो टैक्स रेट लगता है, यानी शेयर होल्डर का टैक्स रेट, वो भी आप क्या कर देना, माइनस। क्योंकि अगर आप 20 रुपए कमाओगे तो निर्मला सीतारमन को टैक्स तो देना ही पड़ेगा, तो वो टैक्स भी आपके हाथ में नहीं आएगा, तो उस टैक्स को भी क्या कर दो, माइनस। अगर आपने कभी मार्केट में शेयर को बेचा, तो मार्केट प्राइस पे जब आप शेयर को बेचोगे तो कैपिटल गेन नाम का टैक्स भी आपके ऊपर लगेगा, कैपिटल गेन नाम का टैक्स भी आपके ऊपर लगेगा। तो 3 चीजें आपकी जेब से जाएगी, ब्रोकरेज जाएगा डिविडेंड में से, डिविडेंड में से आपका शेयर होल्डर का टैक्स जाएगा, और जब मार्केट प्राइस पे आप शेयर को बेचोगे तो क्या जाएगा, कैपिटल गेन का टैक्स। क्या जाएगा बेटा, कैपिटल गेन का टैक्स। अब देखिए क्वेश्चन में आपको सारा चीज उतार के बढ़िया से दे देता है। अब डिविडेंड पर शेयर कितना है, 10 रुपए, शेयर होल्डर का पर्सनल इनकम टैक्स कितना है, 30, कैपिटल गेन का टैक्स कितना है, 20, कॉर्पोरेट टैक्स का यहाँ कोई रोल नहीं है, हटा दो, मार्केट प्राइस कितना है, 100 रुपए, ब्रोकरेज कितना है, 2%। वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। तो आपको डिविडेंड पर शेयर दिया हुआ है कितना रुपए, 10 रुपए, ब्रोकरेज कितना दिया हुआ है, ब्रोकरेज दिया है कितना, 2%, तो 2% माइनस कर दो, शेयर होल्डर का टैक्स 30%, शेयर का प्राइस 100 रुपए, कैपिटल गेन का टैक्स, कैपिटल गेन का टैक्स कितना था बेटा, 20%, कैपिटल गेन का टैक्स कितना था, 20%। तो अब ये हो जाएगा 10 इंटू 1 माइनस 2% यानी 0.98, 1 माइनस 30% यानी 0.7, होल डिवाइडेड बाई 100 इंटू 0.8। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 0.98 इंटू 0.7, ये हो जाएगा 6.86 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100, ये हो जाएगा 8.575%। कितना हो जाएगा बेटा, 8.575%। देखिए यही आपका आंसर है। डन। तो केआरई भी आपका बहुत ही आसानी से निकल जाता है। अब जो मेन टॉपिक है जहां से एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो है बच्चों WACC। जो मेन आपके एग्जाम में आता है वो क्या है, WACC यानी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
अब जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है वो सारा बस एक साथ यहाँ पे आ जाता है। फॉर्मेट देखिए, सबसे पहले बच्चों आप लिखेंगे पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद लिखेंगे आप अमाउंट, अमाउंट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। अमाउंट के थ्रू आप निकालेंगे बेटा वेट, अमाउंट के थ्रू आप निकालेंगे वेट। कॉस्ट आपको निकालना पड़ेगा जिस तरीके से मैंने सिखाया है, फिर वेट को कॉस्ट से इंटू करेंगे और इन सब का अलग अलग वेट इंटू कॉस्ट करके जो टोटल आएगा, इस टोटल को ही अपन क्या बोलते हैं, WACC। इस टोटल को ही अपन बोलते हैं WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या इसका एक और नाम है KO यानी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेट कैसे निकालेंगे अमाउंट से, तो जितना भी अमाउंट आएगा उसको आप टोटल अमाउंट से डिवाइड कर देना, आपके पास आ जाएगा वेट। वेट कैसे आएगा बेटा, अमाउंट को टोटल से डिवाइड कर देना, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वेट। एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, एक कंपनी के अलग अलग कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, डिबेंचर का कॉस्ट दिया हुआ है, प्रेफरेंस का दिया है, इक्विटी का दिया है, रिटेन अर्निंग का दिया है, जिसका जिसका दिया है ये तो अच्छी बात, अगर नहीं दिया होता तो हमको निकालना पड़ता। कंपनी 5 लाख रुपए रेज करना चाहती है, जिसमें से 1 लाख रुपए रिटेन अर्निंग में पड़ा हुआ है, 3 लाख रुपए डिबेंचर से लेंगे, 1 लाख रुपए कहाँ से लेंगे अपन, प्रेफरेंस शेयर से लेंगे। समझ में आया, 5 लाख रुपए हमको रेज करना है, 5 लाख में 1 लाख रिटेन अर्निंग, 3 लाख डिबेंचर और 1 लाख रुपए प्रेफरेंस शेयर, यानी इक्विटी से कोई पैसा उठा नहीं रहे, इक्विटी से यहाँ पे कोई भी पैसा नहीं उठा रहे। अब अपने को निकालना है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आप सबसे पहले क्या बनाते हैं, फॉर्मेट यानी पर्टिकुलर्स। अब आप क्या क्या ले रहे हैं बच्चों, एक तो आप ले रहे हैं रिटेन अर्निंग, कितने का रिटेन अर्निंग ले रहे हो आप, वो अमाउंट भी लिख दो। सर हम 1 लाख रुपए का रिटेन अर्निंग ले रहे हैं। फिर आप डिबेंचर भी ले रहे हो, मैंने सुना, हाँ सर डिबेंचर भी ले रहे हैं, कितने का, 3 लाख रुपए का। फिर अपन प्रेफरेंस भी ले रहे हैं, उड़ी बाबा, प्रेफरेंस शेयर अपन कितने का ले रहे हैं, 1 लाख का। तो यानी कुल मिला के आप कितना रुपए रेस कर रहे हो, 5 लाख। कितना रुपए रेस कर रहे हो, 5 लाख। अब अपन इससे निकालते हैं वेट। वेट मैंने बताया कैसे निकालते बेटा, जो भी अमाउंट है, जो भी अमाउंट है, अमाउंट को आप टोटल से डिवाइड कर दो, जो भी अमाउंट है उसको आप टोटल से डिवाइड कर दो। तो 1 लाख डिवाइड बाय टोटल कितना है, 5 लाख, तो कितना हो जाएगा 0.2। 3 लाख डिवाइड बाई 5 लाख तो कितना हो जाएगा 0.6। 1 लाख डिवाइड बाई 5 लाख तो कितना हो जाएगा 0.2। वेट का टोटल हमेशा 1 ही होगा। अब कॉस्ट आपको दिया हुआ है, तो रिटेन अर्निंग का कॉस्ट निकालिए तो जरा। रिटेन अर्निंग का कॉस्ट आ रहा है 13%। डिबेंचर का कितना कॉस्ट आ रहा है निकालिए तो जरा, 5%। और प्रेफरेंस का कितना है 10%। अब यहां पे आप परसेंटेज का बटन मत दबाइएगा, नंबर से आप सीधा इंटू करिएगा। नंबर से इंटू करना मतलब 13 इंटू 0.2 करना, तो ये होगा 2.6। 5 इंटू 0.6 करना तो ये हो जाएगा 3। 10 इंटू 0.2 करना तो ये हो जाएगा 2। सबको ऐड कर दो, ये जो टोटल होगा बेटा, ये जो टोटल आएगा आपका, ये जो यहाँ पे टोटल आएगा, इसी टोटल को अपन कहते हैं WACC। इसी टोटल को अपन क्या कहते हैं बेटा, WACC। और ये आपका फाइनल आंसर है जो आपको एग्जाम में निकालना है। गॉट इट, क्लियर हुआ। अब कुछ मिसलेनियस बातें सुन लीजिए। कभी कभी आपको क्वेश्चन में बोलेगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट। क्या बोलेगा बेटा आपको, मार्केट वैल्यू वेट से निकालना। अगर आपको मार्केट वैल्यू वेट बोलेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ अमाउंट को चेंज करना है। अमाउंट वाला जो कॉलम है बेटा, सिर्फ और सिर्फ अमाउंट वाले कॉलम को चेंज करना है, बाकी चीजें जैसी थी वैसी ही रहेंगी। अमाउंट का कॉलम कैसे चेंज होगा, आपको क्वेश्चन में जितना भी ओरिजिनल अमाउंट दिया हुआ है, जितना भी आपको ओरिजिनल अमाउंट दिया हुआ था, जिसको अपन बुक वैल्यू अमाउंट भी कहते हैं, उसको अपन बुक वैल्यू अमाउंट भी कहते हैं, ठीक है, बुक वैल्यू वाला अमाउंट भी हम कहते हैं। ओरिजिनल अमाउंट को आप इनटू करना मार्केट वैल्यू से और डिवाइड कर देना बेटा फेस वैल्यू से, डिवाइड कर देना फेस वैल्यू से। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो आपको डिबेंचर दिया हुआ है 2 लाख रुपए का, डिबेंचर आपको दिया हुआ है 2 लाख रुपए का, बोल रहा है कि इसका फेस वैल्यू जो है वो 100 है और इसका मार्केट वैल्यू का इन्फॉर्मेशन नीचे दिया होगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया होगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में वाला वैल्यू दिया होगा। मान लो बोला है कि मार्केट वैल्यू जो है ना डिबेंचर का, वो है आपका 120 रुपए।
अब सब कुछ सेम रहेगा, बस अमाउंट का कॉलम जो होगा ना, अमाउंट के कॉलम में आप 2 लाख मत लिखना। अगर आपको मार्केट वैल्यू वेट से निकालना है तो 2 लाख मत लिखना। आपका अमाउंट आएगा 2 लाख इंटू मार्केट वैल्यू डिवाइड बाय फेस वैल्यू, यानी ये आपको अमाउंट लिखना रहेगा 2,40,000। कितना अमाउंट लिखना रहेगा बेटा? 2,40,000। क्या ये बात आपको समझ में आई? क्लियर हुआ? इस तरीके से आपको मार्केट वैल्यू वेट को निकालना पड़ेगा। क्लियर है? तो हमारे कितने टाइप के कैपिटल हो गए बेटा? एक तो इक्विटी, रिटेन्ड अर्निंग, डिबेंचर, प्रेफरेंस। डिबेंचर और प्रेफरेंस में रिडीमेबल इरिडीमेबल दोनों होता है। डिबेंचर के केस में आपको क्या याद रखना है? डिबेंचर के केस में टैक्स माइनस करना है, 1 - टैक्स होगा। लेकिन प्रेफरेंस के केस में 1 - टैक्स नहीं होगा। इक्विटी को निकालने के 4 अलग अलग तरीके हैं, चारों का एक एक एग्जांपल मैंने कराया है। रिटेन्ड अर्निंग का एक एग्जांपल आपको करा दिया है, जो कि कहीं ना कहीं डिविडेंड मॉडल जैसे दिखता है, 2-3 चीज़ें बस एक्स्ट्रा रहती हैं। फिर आपको WACC दिखाया, जो कि बुक वैल्यू वेट से कैसे निकालते हैं वो मैंने दिखाया। और मार्केट वैल्यू वेट में क्या चेंज होगा? सिर्फ और सिर्फ अमाउंट चेंज होगा। क्या चेंज होगा बेटा? सिर्फ और सिर्फ अमाउंट चेंज होगा। गॉट इट? पक्का? चलिए, थैंक यू सो मच। अगर बच्चों आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली बताइएगा। मैंने कम से कम टाइम में आपका कोशिश किया है कि सारे टॉपिक को एक बार मैं ब्रश कर दूं। गॉट इट? चलिए, थैंक यू एवरीवन।